चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज का ये हमारा दूसरा थ्योरी क्लास है जिसमें हम जेरोम ब्रूनर को ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से भी C-टेट के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, जेरोम ब्रूनर इन्होंने भी पियाजे के जैसे ही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, जबकि जो ब्रूनर है उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, अब देखिए ब्रूनर के बारे में हम जानते हैं तो ब्रूनर जो है वह अमेरिका के रहने वाले एक मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, यह इन्होंने क्या किया है कि पियाजे के विकल्प सिद्धांत के रूप में इन्होंने अपने सिद्धांत को दिया, यानी कि पियाजे का विकल्प सिद्धांत के रूप में जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत जाना जाता है। ठीक है, जेरोम ब्रूनर ने डिस्कवरी लर्निंग पर ज़्यादा जोर दिया था। ये बात याद रखेंगे, ये पूछा जाता है कि डिस्कवरी लर्निंग जो है वह किसने दी है, तो जेरोम ब्रूनर ने दी है। ठीक है, सिद्धांत पढ़ते हैं तो इसका जो सिद्धांत है उसको हम रचनात्मक सिद्धांत, निर्मितवाद का सिद्धांत, अन्वेषण का सिद्धांत, एक मेन पॉइंट है अन्वेषण का सिद्धांत। ठीक है, ये बस, बाकी जो है वह जीन पियाजे के जैसा है। अन्वेषण इन्होंने एक एक्स्ट्रा जोड़ा है। ठीक है, इनकी अवस्थाओं के बारे में जानते हैं। तो देखिए, जेरोम ब्रूनर ने पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी थी? 4, जबकि जेरोम ब्रूनर कितनी अवस्थाएं देते हैं? 3 अवस्थाएं देते हैं। ये नाम को अलग अलग रखते हैं, जैसे कि सक्रियता, जिसे हम इनएक्टिव स्टेज कहते हैं। यहाँ पर बच्चा जो है वह इनएक्टिव रहता है, मतलब कि एक्टिव रूप से रहता है। मूर्त क्रिया आधारित अधिगम करता है यहाँ पर बच्चा। ठीक है, यहाँ पर जो इनएक्टिव स्टेज के बच्चे होते हैं वो 0 से 2 साल के होते हैं। प्ले विथ बुक, यानी कि ये खेल के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, जैसे कि चिल्लाना, रोना, हाथ पैर हिलाना, ये सारे काम जो है वह छोटे बच्चे करते हैं, जिसे जेरोम ब्रूनर ने क्या कहा? इनएक्टिव स्टेज कहा है। ठीक है, फिर आता है दृश्य प्रतिमा स्टेज, जिसे आइकॉनिक स्टेज के नाम से जानते हैं। आइकॉनिक स्टेज में क्या होता है कि बच्चे जो है वह अनुभव और वस्तुओं की जो मूर्त छवियां हैं, यानी कि कोई भी वस्तु है उसके मूर्त रूप में, जो वस्तु अगर ठोस रूप में मौजूद है उसी के रूप में वह बच्चा जो है वह क्या बना पाता है? अपने अंदर में एक प्रतिमा बना पाता है, चित्र बना पाता है। तो उन चित्रों के माध्यम से वो क्या करता है? सीखता है। ठीक है, यानी कि मूर्त चीज़ों को देखता है तब वो सीख पाता है। ठीक है, इसी अवस्था में जो भाषा है वो सबसे ज़्यादा विकास होता है, ये मानते हैं हमारे जेरोम ब्रूनर। जबकि पियाजे जो है वह भाषा विकास को अमूर्त चिंतन के साथ मानते हैं, है ना। भाषा विकास को पियाजे कब मानते हैं? अमूर्त चिंतन में मानते हैं, क्योंकि विचार के साथ वो बोलते हैं भाषा आते हैं। तो विचार जो है वह विकसित तब होने लगता है जब हम समस्या समाधान करते हैं ना, पियाजे के अनुसार। तो पियाजे जो है वह अमूर्त अवस्था में भाषा विकास को मानते हैं, जबकि दृश्य प्रतिमा में कौन मानते हैं? जेरोम ब्रूनर। ठीक है, अब आता है तीसरा स्टेज। तीसरा है सांकेतिक, यानी कि सिंबॉलिक स्टेज। यहाँ पर प्रतीक के साथ साथ, यानी कि वस्तु में जो प्रतीक है ना, जैसे कि हम कोई भी सूत्र वगैरह बनाते हैं, है ना, तो उन प्रतीकों के साथ साथ बच्चा जो है वह यहाँ पर अमूर्त चिंतन, समस्या समाधान करने लग जाता है। यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो 7 से लेकर के 15 साल के होते हैं। संकेत, चित्र, सूत्र से सीखते हैं। इसे हम रीड फॉर रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? रीड फॉर रिसर्च कहते हैं। समस्या समाधान, विचारों का विकास यहाँ होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे, जो ब्रूनर ने कुछ कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं उसको देखते हैं। तो देखिए, ब्रूनर ने कहा है कि बालक जो है वह नग्न बंदर की तरह नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? वो संस्कृति से युक्त होता है, यानी कि समाज से जुड़ा होता है। ठीक है, कार्य करने की जो क्षमता होती है वो कैसी चलती है? तो मूर्त, मूर्त से चित्र की, और चित्र से बच्चा जो है वह प्रतीक बनाने लगता है ना। जेरोम ब्रूनर के जो उपलब्धि प्रतिमान है, ठीक है, इसे भी पूछा गया है। तो उपलब्धि प्रतिमान में होता क्या है कि पूछताछ की प्रक्रिया के माध्यम से अधिगम को बढ़ावा दिया जाता है, यानी कि प्रश्नों का एक सरल सरल संगठन किया जाता है, जिसमें प्रश्नों के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। यही क्या होता है? जेरोम ब्रूनर का उपलब्धि प्रतिमान होता है। ठीक है, रिचर्ड सुचमैन को याद रखेंगे। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान है, छात्रों को पूछताछ के माध्यम से यहाँ कौशल कराया जाता है। ठीक है, उपलब्धि प्रतिमान में भी पूछताछ किया जाता है और पूछताछ में भी पूछताछ किया जाता है, जबकि पूछताछ किसका है? रिचर्ड सुचमैन का है। उपलब्धि जेरोम ब्रूनर का है, कन्फ्यूजन नहीं करना है। डेविड आशुबेल को जानेंगे। डेविड आशुबेल अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। यहाँ
सहायक सामग्री के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। यानी कि कुछ कुछ जो उपकरण होते हैं, टूल्स होते हैं, उन टूल्स के माध्यम से अगर हम बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं, अधिगम करा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अग्रिम संगठक प्रतिमान हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इस शीश के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ तो ये शीश हमारे लिए क्या हो गया, अग्रिम संगठक प्रतिमान हो गया, क्योंकि इसको मैंने पहले से ही एक सामग्री के रूप में उपयोग किया है ना। तो यही करते हैं डेविड आशुबेल। एक होता है हिल्डा ताबा, जिसे हिल्डा ताबा ने क्या दिया है, आगमनात्मक चिंतन प्रतिमान दिया है। यहाँ पर क्या होता है, आगमनात्मक चिंतन प्रतिमान में संप्रत्यय निर्माण भी होता है, बच्चे में एक कॉन्सेप्ट भी बनता है, और साथ साथ क्या होता है, वो उन उपलब्धियों, यानी कि अगर कोई संप्रत्यय बना रहा है तो उसको प्राप्त करने के लिए एक नीति बनाया रहेगा, है ना। तो उन नीतियों के अनुसार वो क्या करेगा, उस काम को करते जाता है। ठीक है, तो ये कहते हैं हिल्डा ताबा। अब हिल्डा ताबा का क्या है, आगमनात्मक चिंतन प्रतिमान। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं दूसरे सिद्धांत की ओर। इसको भी हम की पॉइंट यानी कि सी टेट के बेस से ही पढ़ रहे हैं। मैक्स वर्दीमर अंतःदृष्टि या सूझ का सिद्धांत, इसे कहा जाता है अंतःदृष्टि या सूझ का सिद्धांत। इन्होंने दिया है मैक्स वर्दीमर ने। देखिए मैक्स वर्दीमर कहाँ के रहने वाले हैं, तो जर्मनी के रहने वाले हैं। ठीक है, देखिए प्रयोग किस पर किया है, तो सुल्तान नामक चिंपांजी पर, यानी कि इन्होंने एक चिंपैंजी पर क्या किया था, प्रयोग किया था, जिसे बॉक्स प्रयोग भी कहते हैं। ठीक है, कीले और बॉक्स के माध्यम से चिंपैंजी को एक सूझ आता है ना, कि वो उस खाने तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का सिद्धांत ये था। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, इस सिद्धांत के क्या क्या नाम है वो देखेंगे। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, तो गेस्टाल्टवादी जो सिद्धांत है वो मैक्स वर्दीमर के द्वारा दिया गया। सूझ का सिद्धांत, यानी कि जो गेस्टाल्टवाद है इसी को आगे बढ़ाए थे कोहलर ने, और उसे कहा था सूझ का सिद्धांत। ठीक है, तो सूझ का सिद्धांत जो है वह कोहलर से है। समग्रता का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। ठीक है, मैक्स वर्दीमर के सिद्धांत को। इन्होंने एक बुक लिखी है कोहलर ने, द मेंटालिटी ऑफ एप्स के नाम से। ठीक है, 1925 में ये भी पूछा गया है एग्जाम में। अब हम जानते हैं इन जो अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत है, इसमें 3 मनोवैज्ञानिक आते हैं। ठीक है, और तीनों ही अपने अपने बेसिस पे इस जो सिद्धांत है इस पर काम किए थे। ठीक है, यह सिद्धांत जो है वह 1912 में बना था, लेकिन इसको ख्याति कब मिली है, तो देखो 1925 में मिली है। ठीक है, इसी बुक के माध्यम से। तो देखिए सबसे इस सूझ का जो सिद्धांत देने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे मैक्स वर्दीमर। मैक्स वर्दीमर ने गेस्टाल्टवाद के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने ही सूझ के सिद्धांत को सबसे पहले लेकर आया था। ठीक है, 1912 में सिद्धांत दिया। ठीक, उसके बाद में दूसरे मनोवैज्ञानिक आते हैं कोहलर। कोहलर क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं सुल्तान पर, यानी कि चिंपैंजी पर। वर्दीमर के जो देखिए वर्दीमर ने जो विचार दिए थे, है ना, गेस्टाल्टवाद के अंदर में जो भी विचार दिए थे, उन विचारों को क्या किया था, कोहलर ने आगे बढ़ाया, और 1916 से 20 तक इन्होंने क्या किया था, चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। कहाँ किया था, ये बात याद रखेंगे, केनारी द्वीप पर। ठीक है, अगला है कोपका। कोपका का क्या काम था, तो कोपका ने इस सिद्धांत को, यानी कि जो सिद्धांत ये बना था इन दोनों ने मिलकर के जो बनाया था, इस सिद्धांत के रूप में इन्होंने क्या किया था, प्रस्तुत किया था। यानी कि इन सभी को सिद्धांत के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया, और 1925 में क्या हुआ था, ख्याति प्राप्त हुआ था। यानी कि ये दोनों मिलकर के काम किए थे। कौन कौन, कोहलर और कोपका, और एक और थे कर्ट लेविन। ठीक है, तो ये तीनों ने मिलकर के क्या किया था, साथ साथ मिलकर के इन तीनों ने काम किया। इन्होंने इस सिद्धांत को लिखा था, इन्होंने प्रयोग किया था, और इन्होंने इस सिद्धांत को लेकर आया था मैक्स वर्दीमर ने। ठीक है, की पॉइंट्स क्या क्या है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यहाँ पर जो समस्या होती है, समस्या का समाधान कैसे मिलता है, अचानक से मिलता है। ठीक है, पाठ्यक्रम निर्माण में जो मैक्स वर्दीमर का सिद्धांत है गेस्टाल्टवाद, पाठ्यक्रम निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, यानी कि आज के जो पाठ्यक्रम बनते हैं वो मैक्स वर्दीमर के सिद्धांत के अनुसार बनते हैं। ठीक है, तर्क एवं चिंतन शक्ति का निर्माण होता है, वैज्ञानिक कार्य और खोज पर बल देता है, एकदम से समस्या का हल मिलना इस सिद्धांत की विशेषता है, गणित और विज्ञान विषय के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी माना गया। इस सिद्धांत की सीमा क्या थी, तो छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, और यांत्रिक कार्य का विरोध करती है, यानी कि
हम किसी वस्तु को बार बार कर रहे हैं तो उस कार्य को यह क्या करती है, विरोध करती है। ठीक है, तो ये था हमारा मैक्स वर्दिमर का सिद्धांत। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।